ये स्टूडेंट्स, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। यहाँ पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। ओके, सीलिया एंड फ्लैजिला मैं आपके लिए थोड़े शॉर्ट नोट्स भी बीच में बनाकर लाई हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी रहे अंडरस्टैंड करने में। एंड आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए कि शॉर्ट नोट में आप कैसे मतलब कि नोट्स बनाते हो। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया का सिंगुलर होता है सीलियम। अगर हम सिर्फ एक सीलिया की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीलम। और जब हम मतलब कि बहुत सारे सीलिया की बात करते हैं, सीलियम की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं सीलिया। ओके, जो आपके सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं ये आपके हेयर लाइक आउट ग्रोथ्स होते हैं, हेयर लाइक होते हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एंड ये कहाँ से निकले होते हैं? आपकी सेल मेम्ब्रेन से निकले होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये सेल है, यहाँ से आपकी ऐसे हेयर लाइक आउट ग्रोथ्स निकली होती हैं एंड ये सेल मेम्ब्रेन से ही बनी होती है। ये आपकी क्या होती हैं? इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सीलिया। ओके, बट वी कॉल इट सीलिया। सीलिया एंड फ्लैजिला भी आपकी वैसे हेयर लाइक आउट ग्रोथ ही है। सीलिया जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं, जो ओर्स की तरह वर्क करते हैं, विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? आप कभी बोट में बैठे होंगे, बोट में जो तैराकी होता है ना, उसके पास ना डंडे होते हैं। वो क्या करता है, उसे पानी का फ्लो तो पीछे पीछे किया जाता है एंड आपकी जो बोट होती है वो आगे आगे मूव की जाती है। तो सीलिया का भी यही काम रहता है। सीलिया क्या करता है? या तो फ्लूइड को पीछे पीछे करता है एंड सेल की आगे मूवमेंट कराता है, या सेल को पीछे रखता है एंड फ्लूइड की आगे आगे मूवमेंट कराता है। ओके, तो सीलिया भी आपकी स्मॉल स्ट्रक्चर है जो ओर की तरह वर्क करती है एंड इससे क्या होता है? मूवमेंट होती है, या तो आपके सेल में होती है मूवमेंट, या जो उसके आसपास फ्लूइड है उसमें मूवमेंट होगी। ओके, फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला भी आपके है तो हेयर लाइक आउट ग्रोथ ही है। ओके, जो आपका फ्लैजिला है वो भी है तो हेयर लाइक आउट ग्रोथ ही है, बट ये कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है। ये क्या बनाया मैंने? आपका फ्लैजिला बनाया है। इसका भी मेन काम किस में आता है? इसका भी मेन काम मूवमेंट में ही होता है, सेल की मूवमेंट कराने में ही होता है। द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेसेस फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। आपके जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनमें भी फ्लैजिला होता है, बट ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है आपके यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। ओके, The electron microscopic study of cilium or the flagellum show that they are covered with plasma membrane. जब हमने सीलिया एंड फ्लैजिला की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो हमें क्या पता चला कि ये ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके ऊपर होती है। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, एंड इनका जो कोर होता है उसको हम एक्सोनिम बोलते हैं। possess a number of microtubules running parallel to the long axis, एंड इसमें आपके पास नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो इसे पैरेलली रन करते हैं। ओके, द एक्सोनिम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनिम में आपके पास क्या होते हैं? 9 डबलेट्स होते हैं जो कि रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल होते हैं। मतलब कि ऐसे ये जो 9 डबलेट्स होते हैं ये ऐसे पेरिफेरली अरेंज्ड होते हैं, ये ऐसे पेरिफेरली अरेंज्ड होता है। ये ऐसे 9 डबलेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। सपोज करो ये 9 है। ओके, ये 9 डबलेट्स होते हैं जो पेरिफेरली अरेंज्ड होते हैं, really arranged peripherally microtubules and a pair of centrally located microtubules, and यहाँ पे एक centrally located microtubule भी होता है। such an arrangement of axonimal microtubule, ये जो arrangement होता है ना axonimal microtubule का, इसको हम क्या बोलते हैं? 9+2 array। देखो ये 9 ये है, 9+2 array बोलते हैं हम इसको। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाई ब्रिज, एंड आपके जो ये सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है ये ब्रिज से कनेक्टेड होता है एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाई सेंट्रल शीथ, एंड इसके आसपास ऐसे मतलब सेंट्रल शीथ भी प्रेजेंट होती है। क्या बनाया ये मैंने? सेंट्रल शीथ। ओके, ये क्या है? इसकी सेंट्रल शीथ है। ये आपके जो सीलिया होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है?
हाँ, इनका जो मतलब कि इनका जो कोर होता है उसको हम एक्सोनीम बोलते हैं, मतलब कि जो इसका मेन पार्ट यहाँ से अटैच होता है, जो इनका कोर होता है, ठीक है। तो वो किससे बना होता है, उसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो पैरेलल रहते हैं लॉन्ग एक्सिस के, ओके। एंड एक्सोनीम में मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, यहाँ पे 9 पेरिफेरली लोकेटेड डबलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, एंड 2 सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। एंड जो 2 सेंट्रली लोकेटेड है इसको किसने कवर किया हुआ है यहाँ पे, सेंट्रल शीथ ने, ओके। यहाँ पे इसको कवर्ड किसने किया हुआ है, आपके सेंट्रल शीथ ने कवर किया हुआ है, विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल ट्यूब्यूल बाय रेडियल स्पोक। एंड ये जो आपका सेंट्रल शीथ होता है ना, ये कनेक्टेड रहता है आपके ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक, मतलब कि ये इससे ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहता है। एंड जिससे ये कनेक्टेड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, रेडियल स्पोक। क्या बोला गया इसको यहाँ पे, इट इज़ रेडियल स्पोक, ओके। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, इसलिए यहाँ पे 9 तो रेडियल स्पोक्स हैं, 9 रेडियल स्पोक। द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। एंड आपके जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये भी आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये किसकी हेल्प से इंटरकनेक्टेड होते हैं, लिंकर्स की हेल्प से। ये इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये इनके बीच में प्रेजेंट होता है लिंकर्स, ओके। Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal body। एंड आपकी जो सीलियम एंड फ्लैजिलम होते हैं ये एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है जिसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको ये सीलिया एंड फ्लैजिला की जो एक्सोनीम होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बताई है, ओके। उसमें क्या होता है, 9 पेरिफेरली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट होते हैं। इसके अलावा सेंटर में एक डबलेट प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, एंड ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं एक ब्रिज के साथ, ओके। एंड इनके ऊपर इसके ऊपर एक शीथ, सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होती है। एंड यही सेंट्रल शीथ आपकी पेरिफेरल डबलेट्स के साथ भी कनेक्ट होती है रेडियल स्पोक्स की हेल्प से। एंड आपके जो ये पेरिफेरल है इनके बीच में भी मतलब कि आपस में भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंकर्स। लिंकर्स की हेल्प से आपस में भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर में दोबारा से बता देती हूँ। ये आपका डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक दिखाया हुआ है, जैसे ये है यहाँ पे। ये क्या है, आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है नेचर में, माइक्रोट्यूब्यूल ना एक फिलामेंटस वो होता है, मतलब कि हाँ फिलामेंटस होता है ये, मतलब कि फिलामेंट शेप का प्रोटीन होता है, ये फिलामेंट प्रोटीन होता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो 9 होते हैं ये नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके जो पेरिफेरल पे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स हैं। आपस में ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपस में किससे कनेक्ट हैं, ये लिंकर्स से कनेक्ट हैं। आपस में जो इनके बीच में कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं लिंकर्स, ओके। ये लिंकर्स से कनेक्ट होते हैं आपस में। एंड यहाँ पे आपके पास सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और यहाँ पे ये ब्रिज प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज, ओके। इंटर डबलेट ब्रिज होता है ये, इसको हम ये क्या होता है, ये ब्रिज होता है ये, ओके। तो यहाँ पे इस ब्रिज के बाहर भी आपके पास ये सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होती है। ये जो रेड कलर से यहाँ पे शो की हुई है ना, ये सेंट्रल शीथ है जो आपका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसके डबलेट को सेंट्रल शीथ से कवर किया हुआ है। एंड आपकी जो ये पेरिफेरल पे माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये इनके साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे पेरिफेरल ट्यूब्यूल यहाँ से ऐसे कनेक्ट है, ये भी ऐसे कनेक्ट है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं आपका रेडियल स्पोक्स बोलते हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल स्पोक। एंड जो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ब्रिज, ओके। एंड जो ये आपस में भी जैसे ये जॉइंट है तो इसको हम बोलते हैं लिंकर्स। जो आपस में ये जॉइंट है ना इनको हम बोलते हैं लिंकर्स, ओके। तो आपने अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट इज योर, अब मैं आपको एक बार दोबारा फिर बताऊँ क्या, आई थिंक इट्स इनफ। नाउ हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज योर सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। अब हम बात करेंगे
सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रोजोम है क्या आपकी? सेंट्रोजोम आपकी एक ऑर्गेनली होती है। सेंट्रोजोम क्या आपकी एक ऑर्गेनली है, यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें मेनली 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, एंड ये सराउंडेड रहती है एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। ठीक है, बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं, मतलब कि जिनमें इनका कार्ट व्हील जैसा शेप होता है। आपको ना ये स्ट्रक्चर दिखाई है सेंट्रोजोम की। ठीक है, ये सेंट्रोजोम की स्ट्रक्चर है। इसमें आपके पास क्या प्रेजेंट है, जो ये येलो कलर से दिखाया हो, ये आपके पास ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, ये ग्रैन्युलर होता है नेचर में, एंड इसमें आपके पास 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये मतलब कि आपस में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ये। ठीक है, ये जो 2 सेंट्रियोल्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। इनमें से एक डॉटर सेंट्रियोल होता है, एक मदर सेंट्रियोल होता है। ठीक है, ये आपकी सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनली है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड दिख रही है? नहीं ना, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, सेंट्रोजोम आपकी ऑर्गेनली है। इसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, एंड ये सराउंडेड रहती हैं एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। ठीक है, इसको हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? कार्ट व्हील के जैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहाँ पे भी आपके पास 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के। वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन था, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन है। आपने ये भी याद रखना, ये अलग अलग प्रोटीन्स है। यहाँ पे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट, एंड जो आपके पास पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, एंड जो ये ट्रिपलेट्स होते हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इसमें यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो आपके ये आपकी स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई हुई थी ना, ये आपकी स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई हुई है। अब इस चीज़ को ना यहाँ पे दिखाया है आपको। ठीक है, यहाँ पे ना 9 ट्रिपलेट्स होते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट रहता है? आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक ट्यूबुलिन होता है ना, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया ना, अलग अलग कलर से दिखाया, ब्लू, 1 2 ये रेड दिखाए हुआ है ना, तो ये ऐसे ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको ये सिंगुलर दिख रहा है, एंड ये होते ऐसे हैं। इनसे मिलकर आपका एक बना है। ठीक है, ऐसे ऐसे 9 आपस में 9 ऐसे होता है, तो मतलब कि ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे रहते हैं आपस में? ये आपस में सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ पे, ये आपका सेंट्रल पार्ट, ये यहाँ पे स्पोक्स वगैरह प्रेजेंट होता है। इसमें मैं अभी आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, मैं अभी आपको दोबारा से वहीं पे लेके जाती हूँ। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल, आपकी जो पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं ना, ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसे ट्रिपलेट फॉर्म में होता है आपका हर एक फिब्रिल। ठीक है, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, एंड आपकी जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स हैं ये भी आपस में लिंक्ड रहते हैं। ये आपस में लिंक्ड रहते हैं। ये किसकी हेल्प से लिंक्ड रहते हैं? द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। एंड आपका जो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट होएगा, इसमें ऐसे करते हुए इसको ऐसे राउंड बनाएंगे ना हम, यहाँ जो आपका सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोक। क्या बोलते हैं हम इसको? यहाँ पे स्पोक बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एंड ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। ये आपके पेरिफेरल ट्यूब्यूल से कनेक्टेड रहता है रेडियल स्पोक्स की हेल्प से। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे कनेक्टेड रहता है। ये वाली जो स्पोक्स होती हैं इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक से कनेक्टेड रहता है ये। ठीक है, ये स्पोक जो होता है ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। सब कुछ यहाँ पे प्रोटीन का बना हुआ है। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, एंड आपका जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये आपकी बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की, एंड स्पिंडल फाइबर्स जो आपको स्पिंडल्स अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं, जो आपको सेल डिवीजन के टाइम रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, जस्ट अ मिनट। ये आपको समझ आया? यहाँ पे आपको एक बार दोबारा फिर मैं बैक उस पर लेकर चलती हूँ। थोड़ा बच्चों को ना समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं आपको बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ।
देखो ये आपके पास यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दिखाई है, ये आपको सेंट्रोजोम की स्ट्रक्चर दिखाई है। सेंट्रोजोम में आपके पास पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक मदर सेंट्रियोल होता है, दूसरा डॉटर सेंट्रियोल होते हैं, एंड ये 2 सेंट्रियोल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने इस सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है। इस सेंट्रियोल में जो आपको ये सिर्फ एक दिख रही है ना, ये 3 से बनी होती है आपस में, ठीक है, ये 3 से ज्वाइंट होती हैं। अब इसका ना आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है, कि जो आपके ये 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट है ना, ये आपस में ऐसे जॉइंट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट होता है ये, मतलब इसमें दिख नहीं रहा, ये ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, इसको आप ऐसे कंसीडर करो, ठीक है। एंड आपके जो ये पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं आपस में ये स्पोक से कनेक्टेड होते हैं, एंड आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम हब बोलते हैं, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फॉर्म में रहते हैं, ओके। ये सेंट्रल में आपके पास हब होता है, एंड ये आपके पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जो बीच में है इसको हम स्पोक बोलते हैं, ठीक है। ये आपके रेडियल स्पोक के साथ हेल्प से आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early as 1831। कि न्यूक्लियस भी आपकी एक सेल ऑर्गेनली है, ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, एंड कब किया था, 1831 में। Later the material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by Flemings। बाद में इस न्यूक्लियस को स्टेन किया गया एक बेसिक डाई से, बेसिक डाई मतलब कि बेसिक नेचर था उस डाई का, एंड उसको क्या नेम दिया गया, क्रोमेटिन। एंड ये स्टेनिंग किसने की थी, फ्लेमिंग्स ने की थी, तो इसका मतलब जो क्रोमेटिन नेम है ये किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, ओके। The interface nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। इस लाइन से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है। आपका जो सेल होता है ना, सेल डिवीज़न में आपके जब आपके सेल में डिवाइड करना होता है 2 फेसेस होते हैं, एक तो होता है इंटरफेस, एक होता है एम फेस। इंटरफेस में होता है आपका G0 S, G1 S, G2 फेस होते हैं, एंड एम फेस में आता है आपका कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ओके। इंटरफेस में आता है आपका G1 S, G2 फेसेस, एंड एम फेस में आता है आपका कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये तो आपका माना जाता है जिस टाइम एक्चुअल डिवीज़न हो रही होती है, जब आपके सेल आपस मतलब कि सच में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। बट इंटरफेस क्या है, इंटरफेस को ना हम एक प्रीपरेटरी फेस बोलते हैं। मतलब क्या होता है इस टाइम कि जो आपका सेल है वो डिवाइड होने के लिए ना प्रिपरेशन कर रहा होता है, मतलब प्रिपरेशन इन द सेंस कि अब उसने डिवाइड होना है, हर चीज़ को उसने डबल करना है ना। मतलब अब अपना उसको डीएनए है जो उसको वो डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, जो उसको प्रोटीन चाहिए उसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जो कुछ भी उसको रिक्वायरमेंट रहती है, जो कुछ भी वो चेकिंग वगैरह करता है, सब वो इंटरफेस में होता है। इंटरफेस आपका इनफैक्ट ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, आपका जो सेल है इंटरफेस में ज़्यादा एक्टिव होता है। बट इस टाइम ना वो डिवाइड नहीं कर रहा, इस टाइम वो प्रीपरेटरी फेस में, एंड एम फेस के टाइम में वो डिवाइड करता है। एम फेस में क्या करता है, आपका सेल जो होता है वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता एंड जब वो इंटरफेस में प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपका सेल अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंड क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन में क्या होता है, आपका जो डीएनए होता है वो बहुत लॉन्ग ऐसे मतलब कि न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये अभी बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड नहीं हुआ है। जैसे ही आपका सेल एम फेस में एंटर करता है, वहाँ पे जब और ज़्यादा प्रोसेसिंग वगैरह होती है, तो आपका जो वो होता है ना क्रोमोसोम होता है, वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग हो जाती है। तो आपको अपना क्रोमोसोम कैसे दिखने लग जाता है उस टाइम, मतलब कि जो आपने कंडीशन देखी है ऐसे आपको अपना क्रोमोसोम इस फॉर्म में दिखने लग जाता है उस टाइम। बट आपका अभी इंटरफेस में जो क्रोमेटिन है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये आपका इंटरफेस का क्रोमेटिन होता है, एंड ये आपका एम फेस में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है, अभी ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है,
एक्सटेंडेड फॉर्म में है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है, कंडेंस हो जाता है यहाँ पे ये, ओके, बस यही डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है एंड यहाँ में भी इसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह आके ज्वाइंट करते हैं इससे, ओके, बस डिफरेंस में नहीं रहेगा। क्रोमेटिन जो है ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म नहीं होती है आपके डीएनए की, जबकि क्रोमोसोम्स में हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती हैं और बहुत ज़्यादा इसको मतलब कि पैकेज्ड फॉर्म होती है ये आपके डीएनए की, ओके। तो अब दोबारा से देखो वहीं पे चलते हैं, जो आपका इंटरफेस न्यूक्लियस होता है। इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब जब आपका फेस G1S G2 स्टेजेस में होता है तो हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, उस टाइम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो क्यों क्या गया है, डीएनए है तो न्यूक्लिक प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है ये एंड प्रोटीन, एंड इसके साथ अभी प्रोटीन्स भी अटैच्ड है, इसलिए हमने इसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलना है। एंड इन फाइबर्स को हमने नाम क्या दिया, क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोली, एंड उस टाइम और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक और दो देखिए स्पेरिकल बॉडीज होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोली बोलते हैं, सिंगुलर हम इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमें ये पता चला है कि जो न्यूक्लियर एनवेलोप होता है ना उसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है एंड इनके बीच में स्पेस होता है 10 to 50 नैनोमीटर का, एंड इसी स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। वैसे क्या होता है आपका जो न्यूक्लियस है, ये सिर्फ मैंने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस में ना ऐसे 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर, क्या होता है ये आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, एंड कितना होता है ये आपका 10 to 15 नैनोमीटर का होता है, 10 to 15 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, ये आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, ठीक है। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंड ये आपका बैरियर की तरह काम करता है कि जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है मटेरियल एंड आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, वो तो है, ये बैरियर तो ये बना हुआ है इसी मेम्ब्रेन्स की वजह से, क्या है कि जो आपका न्यूक्लियस में जो साइटोप्लाज्म है, जो मटेरियल है, ठीक है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस में मतलब कि फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं हम उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं हम उसको, ठीक है। एंड जो बाहर साइटोसोल में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं हम उसको, साइटोप्लाज्म। तो आपकी जो ये मेम्ब्रेन है तो ये क्या करती है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में बैरियर बनी रहती है, उनको आपस में कनेक्ट नहीं होने देती, ठीक है। The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosomes on it. And आपकी जो outer membrane है ये continuous रहती है आपके endoplasmic reticulum के साथ एंड इस पे ribosomes present होते हैं। अब आपकी जो ये outer वाली membrane आपको मैंने बताया था कि ऐसे आपकी ये endoplasmic reticulum present होती है ना, endoplasmic reticulum पे आपके पास ribosomes भी present होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास यहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड आपकी जो आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कॉन्टिन्यूस रहती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलोप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, ये आपका जो न्यूक्लियर एनवेलोप होता है ना ये इंटरप्टेड रहता है, मतलब कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये ऐसे इंटरप्टेड रहती है, इसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। जैसे आपकी न्यूक्लियस है, ठीक है, आपका जो ये न्यूक्लियस है ना ऐसे होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसमें क्या प्रेजेंट है, ये इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसमें, ये न्यूक्लियर पोर्स, आपका ये न्यूक्लियस है एंड ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होती है। आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसको इंटरप्टेड होता है माइन्यूट पोर्स के साथ, माइन्यूट पोर्स होते हैं एंड ये बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन्स, जो आपकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक है, ये आपस में ही ऐसे फ्यूज़ कर जाती हैं, ये ऐसे ये फ्यूज़ कर गई ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ये पोर बन गया, ओके। तो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन हो जाता है।
ये न्यूक्लियर पोर, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। एंड अब इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स से क्या होता है, आपके जो प्रोटीन्स एंड RNA होते हैं उनकी मूवमेंट होती है। यहाँ से प्रोटीन एंड RNA अंदर भी आते हैं एंड बाहर भी जाते हैं। इन्हीं पोर्स से क्या होता है, आपके जो RNAs एंड प्रोटीन्स होते हैं, RNA एंड जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं पे मूव कर जाते हैं। ये साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर भी आ जाते हैं एंड न्यूक्लियस से साइटोसोल में भी चले जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हर एक सेल में सिर्फ वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, बट वेरिएशन भी इसमें नोटिस की गई है। कैन यू रिकोलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नेम बता सकते हो जिसके एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो? सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ मैच्योर सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। आपको आरबीसीज पता है, जो आपके मैच्योर आरबीसी सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स, या फिर जो आपकी सीव ट्यूब सेल्स होती है वैस्कुलर प्लांट्स की, उनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब आप क्या इनको लिविंग कंसिडर करोगे? अब आप मुझे ये बताओ कि आप इसको लिविंग कंसिडर करोगे? ठीक है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। आपकी जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है या जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमेटिन होता है। द न्यूक्लियोली आर स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड जो आपका न्यूक्लियोली होता है ये स्पेरिकल होता है स्ट्रक्चर में एंड प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म as it is not a membrane bound structure। आपका जो न्यूक्लियोलस रहता है ये आपकी रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूएशन में रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे अब हम? न्यूक्लियोलस के बारे में। ये तो था आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में ये जो यहाँ पे जो मटेरियल प्रेजेंट है सारे में, ये सारे में जो प्रेजेंट है ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। बट यहाँ पे एक ही देखो, आपको यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये तो मेम्ब्रेन मैंने बनाई है। ठीक है, बट ये मेम्ब्रेन है नहीं इसमें, ये आपका न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये क्या है, आपका न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती एंड न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, डेंस होता है, गाढ़ा होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्चुअली में ये राइबोसोम्स का RNA का फॉर्मेशन भी करता है एंड राइबोसोम्स की असेंबली भी कराता है, क्योंकि राइबोसोम्स में RNAs प्रेजेंट होती हैं एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका न्यूक्लियोलस है, यहाँ पर आपके राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन होता है एंड राइबोसोम्स की असेंबली भी कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है राइबोसोम्स की असेंबली कराना एंड राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन कराना। ठीक है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस। आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है एंड क्रोमेटिन। ठीक है, द न्यूक्लियोली स्पेरिकल स्ट्रक्चर, आपका जो न्यूक्लियोली है ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉमन विद द, एंड आपका न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मतलब कि ऐसे ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही नहीं। यहाँ इसका मेन काम क्या रहता है न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस करना। ठीक है, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोली आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, एंड प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं ये। ठीक है, You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। अब आपको पता ही है कि जो इंटरफेस जो न्यूक्लियस होता है उसमें लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर्स का, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। वो मतलब ऐसे क्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। बट जैसे ही आपका जो सेल डिवाइड करने के लिए एंटर कर जाता है तो शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन कंटेन DNA एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। तो आपका जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम मिलता है आपको न्यूक्लियस में,
क्रोमेटिन की जगह पे, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपके क्रोमोसोम में डीएनए होता है एंड कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं जैसे कि हिस्टोन। अब यहाँ पे तो लिख दिए कि हाँ सम बेसिक प्रोटीन्स और हिस्टोन। अब आपको पता है कि आपको इसको कितना डीपली पढ़ना है। आपको यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका हिस्टोन है ना, ये एक बेसिक प्रोटीन है। आपका जो हिस्टोन है ये क्या है, एक बेसिक प्रोटीन है। था क्रोमेटिन में भी, क्रोमेटिन भी क्या था आपका, क्रोमेटिन भी आपका डीएनए था। क्रोमेटिन भी एक्चुअली था क्या, क्रोमेटिन भी तो आपका डीएनए था, बट वो कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं था। अब आपका क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में, बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फॉर्म में आ गया है। एंड अब इसके साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोटीन्स रहते हैं जाकि जैसे कि हिस्टोन्स, ओके। एंड यहाँ पे कुछ सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं एंड आरएनए भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन में एंड क्रोमोसोम में सिर्फ क्या डिफरेंस है, क्रोमेटिन फॉर्म में आपका जो डीएनए होता है वो इंटरफेस फॉर्म में, इंटरफेस में प्रेजेंट होता है, इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल में। बट जैसे ही आपका सेल डिवाइड करता है तो सेल की डिवीजन से पहले जो आपके क्रोमोसोम हैं वो बहुत ज़्यादा पैकेज्ड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी पैकेजिंग हो जाती है। एंड वो अब जो आपका जो क्रोमोसोम है अब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब क्रोमोसोम में आपका क्या है, कुछ हिस्टोन प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपकी फॉर्म ऐसे बन गई है ये, ठीक है। पहले एक ऐसी थी, क्रोमेटिन की फॉर्म में थी, ऐसे ऐसे कुछ भी मतलब कि ऐसे थ्रेड फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट था ये। अब इन्होंने एक स्पेशल स्ट्रक्चर ले ली, जब ये ऐसे थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट था तो हमने इसको क्रोमेटिन बोल दिया। एंड जब ये एक कंडेंस्ड फॉर्म में अच्छे से पैकेज्ड फॉर्म में प्रेजेंट था तो हमने इसको क्रोमोसोम बोल दिया। एंड ये आपकी जो फॉर्म है ये इंटरफेस के टाइम प्रेजेंट होती है। एंड आपकी ये वाली फॉर्म कब प्रेजेंट होती है, आपकी एम फेज में प्रेजेंट होती है। बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे आपके पास जब यहाँ पे क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट थे उसमें, ओके। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes, ठीक है। अगर हम एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें, ठीक है, ह्यूमन सेल की, तो उसके अंदर कम से कम 2 मीटर्स लॉन्ग का थ्रेड होता है डीएनए का, जो कि 46 क्रोमोसोम में डिवाइड होता है, क्योंकि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो इन टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 2 मीटर का जो थ्रेड है वो 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। पहले तो ये थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे 46 क्रोमोसोम्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ओके। बस ये सब डिफरेंस है। You will study the detail of DNA packaging in the form of chromosome in class 12। अभी जो मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग होती है यहाँ पे, इसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे। Every chromosome visible only in dividing cells essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which disc-shaped structure called kinetochores are present, ठीक है। आपको जो क्रोमोसोम मतलब कि जो आपको सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में ही विजिबल होता है, क्योंकि इससे पहले तो ये क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट था। अब जब आपका सेल डिवाइडिंग फॉर्म में होता है तो इसमें आपको क्या नजर आता है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन नजर आती है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना ये जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, ठीक है ना, बस इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को हमने क्या बोला, सेंट्रोमियर बोला। एंड इसकी साइड्स में ना डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। जो ये रही आपकी ये जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये आपकी क्या है, काइनेटोकोर्स होती है, क्या है आपकी काइनेटोकोर्स है, ठीक है। सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। आपकी जो ये सेंट्रोमियर होती है, सेंट्रोमियर जो होती है ये आपके क्रोमोसोम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, ठीक है। आपकी जो सेंट्रोमियर होती है ये आपस में आपके क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखती है। जैसे ये आपके पास सेंट्रोमियर शो की हुई है एंड यहाँ पे आपको ये डिस्क शेप्ड यहाँ पे आपको 2 काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होती है। जो ये मैंने बनाई है ये क्या है, काइनेटोकोर्स है, काइनेटोकोर है, ठीक है। एंड ये बीच में जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये सेंट्रोमियर्स है, ओके। ये जो सेंट्रोमियर होती है ये आपकी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, क्या है ये आपकी
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है ये आपकी। ओके, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब आपकी सेंट्रोमियर की पोजीशन का है, इसके बेस पे आपके क्रोमोसोम्स को 4 वे से डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं आपके मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, जिनमें आपका जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल बीच में मिडल में होता है, इससे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे इसमें ये आपका मेटासेंट्रिक है। ओके, कौन सा है आपका, ये मेटासेंट्रिक है। एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड द 1 लॉन्गर आर्म। एंड आपके सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है ये सेंटर से थोड़ा सा हटके होता है, मतलब कि प्रॉपर सेंटर पे नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक आपके पास लॉन्ग आर्म का फॉर्मेशन होता है वन साइड, एंड वन साइड आपके पास शॉर्ट आर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम इनको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक हो गया आपका सेंटर में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक मेटा से हटके, सेंटर से हटके थोड़ा, ठीक है। तो अगर सेंटर से थोड़ा सा हटके तो 1 लॉन्ग होगा एंड 1 शॉर्ट होगा। ओके, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोजर टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। एंड एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि आपकी जो वो होती है ना, आपका मतलब कि आपका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, जो आपका सेंट्रोमियर होता है वो मतलब कि बिल्कुल ही एक एंड के पास होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो आर्म होती है वो लॉन्ग बन जाती है एंड दूसरी कंपेरेटिवली वेरी शॉर्ट बन जाती है। तो हम उसको बोल देते हैं एक्रोसेंट्रिक। एंड वेयर एज द टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल ही एंड पे प्रेजेंट होता है। ओके, वो आपके टीलोमियर्स पे एंड पे प्रेजेंट होता है बिल्कुल ही। ये सब पढ़ा हमने इसके बारे में। स्ट्रक्चर समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। अभी मैंने बात की थी, मैं इसको बार बार बोल रही थी कि जो आपका सेंट्रोमियर है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये तो आपकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। समटाइम्स क्या होता है, आपको एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मिलती है जो एक कहीं प्लेस पे प्रेजेंट होती है, तो हम उसको सैटेलाइट बोलते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो है आपकी सेंट्रोमियर, एंड आपकी जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ ये नॉन स्टेनिंग होती है, इस पर स्टेन नहीं होती, एंड ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। ये एक ही लोकेशन पे, कांस्टेंट लोकेशन पे प्रेजेंट रहती है एंड आपको स्मॉल फ्रैगमेंट की जैसे दिखती है, तो हम इसको सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज मेमनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं, एंड इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू ऑल।